हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन की एक क्विक और डिटेल्ड समरी देखेंगे, साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। So the story Black Aeroplane is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping. तो ये कहानी एक पायलट के बारे में है जो अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड ही इज हैप्पी क्योंकि वो रात के समय एक स्लीपिंग सिटी के ऊपर से अपने प्लेन को लेकर जा रहे हैं। स्लीपिंग सिटी मतलब रात का समय है तो ऑब्वियसली सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए स्लीपिंग सिटी। तो वो उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक स्लीपिंग सिटी के ऊपर से वो अपना प्लेन लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया वो पेरिस से लंदन जा रहे हैं ओल्ड डकोटा प्लेन में। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली। वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वो अपने प्लेन को उड़ा रहे हैं और अपने दिमाग में फैंटेसाइज कर रहे हैं कि जब वो घर पहुंचेंगे तो एक लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। ही फैंटेसाइजेस अबाउट द अमेजिंग ब्रेकफास्ट ही वुड हैव अपॉन लैंडिंग। तो लैंड करने के बाद ही इज गोइंग टू हैव अ लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड ही इज फैंटेसाइजिंग अबाउट दैट। एज सून एज ही क्रॉसेस पेरिस ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स दैट वर अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो पायलट ने पेरिस कंट्रोल में कॉल करके बोल दिया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और मैं लंदन की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने पेरिस को क्रॉस किया, उनके सामने बहुत सारे बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स आ गए, ह्यूज एज माउंटेन्स, जो किस चीज का साइन थे? अपकमिंग स्टॉर्म का, मतलब कि एक तूफान आने वाला है और अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। The right decision would have been to turn back to Paris for sake of safety. सही, सामने स्टॉर्म है, लंदन काफी दूर है और पेरिस थोड़ा पास, तो सही डिसीजन यही था कि वापस पेरिस लौट जाया जाए। But he being overshadowed by his dreams at not wanting to delay them risks the life of his passengers and heads straight into the storm. लेकिन यहाँ पर पायलट अपने ड्रीम्स जो वो फैंटेसाइज कर रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, इंग्लिश लेविश ब्रेकफास्ट खाऊंगा, उन ड्रीम्स ने उसे ओवरपावर कर लिया। एंड उसके दिमाग में क्या चीज आई कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेट्स टेक द रिस्क। ही डिड नॉट वांटेड टू डिले हिज ड्रीम्स, ठीक है। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। उसके चक्कर में वो वापस पेरिस नहीं जाना चाहता था, उसने सीधा स्टॉर्म में अपने एरोप्लेन को बढ़ा दिया। एवरीथिंग गेट्स डार्क, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, ही वाज लॉस्ट इन स्टॉर्म्स। जिस चीज का डर था वही चीज हुई, उसकी और उसके पैसेंजर्स की जान खतरे में आ गई, क्योंकि स्टॉर्म में घुसते ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो और एवरीथिंग स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है। एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड दे वर लॉस्ट इन स्टॉर्म। वो पायलट खो जाता है, फ्यूल खत्म हो रहा है धीरे धीरे और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे अब, ठीक है। When all hope was lost, he saw another plane whose pilot was more willing to rescue them. बहुत मशक्कत करने के बाद, समझ पाने के बाद कि कहाँ निकले कहाँ जाए, उसका रडार खराब हो चुका था और रेडियो खराब हो चुका था, उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो बस खुद ही चला सकता था प्लेन को, और ना ही इतना फ्यूल था कि ऐसे ही कुछ देर हवा में वो घूमता रहे। सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसके बाद उसने अपने सामने एक प्लेन को देखा जिसका पायलट उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, ये इशारा करने के लिए कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्टॉर्म से बाहर निकालूंगा। द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। पायलट बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि अब ओल्ड डकोटा में बहुत थोड़ा सा ही फ्यूल बाकी था। वो करीब 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था और फ्यूल खत्म होने वाला था।
The anonymous pilot guided them out of the storm and disappeared as soon as they saw light. उस अनजान पायलट ने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उस खतरनाक स्टॉर्म से बाहर निकाला। जैसे ही पायलट को रनवे नजर आ गया तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्यूल बचा नहीं था कि वो और ज़्यादा उड़ पाए, और अब रनवे मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे उसे रनवे नज़र आया वैसे ही वो देखता है कि दूसरा एरोप्लेन जो उसकी हेल्प कर रहा था वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अपॉन लैंडिंग, व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, he is left in shock when she says that his was the only plane in the sky. जब वो लैंड कर जाता है तब कंट्रोल रूम जाता है सीधा ये पूछने के लिए कि वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे उसको शुक्रिया अदा करना है कि उसने मेरी जान बचाई। तो वो कंट्रोल रूम वाली लेडी की बात सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। वो लेडी कहती है कि सर, आपका ही एकमात्र प्लेन था हवा में, उसके अलावा तो कोई और प्लेन नहीं था। यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। सो कौन था वो पायलट, क्या था वो सब जो मतलब इस पायलट को अपने डकोटा के साथ स्टॉर्म से बाहर निकाला। इसी क्वेश्चन के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नैरेटर टेक इट? तो जब नैरेटर कहता है आई विल टेक द रिस्क, वो किस रिस्क की बात कर रहा होता है? सामने स्टॉर्म था, पीछे पेरिस, और ही वॉज गोइंग टू लंदन। लेकिन रास्ते में उसे स्टॉर्म नजर आता है, वो वापस पेरिस नहीं जाना चाहता, तो वो ये रिस्क लेता है कि अपने ओल्ड डकोटा को उस स्टॉर्म में से निकाल कर लंदन जाए। दैट वॉज द रिस्क। और वाई डज द नैरेटर टेक इट? क्योंकि उसको लालच आ जाता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, इंग्लिश लेविश ब्रेकफास्ट करेगा, जिस वजह से उसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया, अपनी भी और साथ में पैसेंजर्स की भी। So that's what we have to write in this answer. The risk here refers to not doing the right thing. रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है? सही चीज ना करने का रिस्क। और सही चीज क्या थी? वापस पेरिस लौट जाना। ठीक है? Which is flying back to Paris when he came to know about the storm. तो जाहिर है जब उसे स्टॉर्म के बारे में पता चल गया था तो he should go to Paris back, है ना? Despite being aware of the bad weather, the pilot headed straight into the storm and risked the life of his fellow passengers. ये जानते हुए भी कि ये स्टॉर्म कितना खतरनाक है और इससे पंगे लेने का अंजाम क्या हो सकता है, फिर भी वो उस स्टॉर्म में सीधा अपने प्लेन को बढ़ा देता है आगे और अपनी और अपने पैसेंजर्स की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। The pilot's decision making was clouded by his wish to meet his family. तो उस वक्त क्या सही है ये उसे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ही वॉज फैंटेसाइजिंग अबाउट द टाइम ही इज गोइंग टू स्पेंड विद हिज फैमिली एंड हैविंग दैट लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसके इस ड्रीम्स ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू कर लिया था कि वो सीधा स्टॉर्म में अपने प्लेन को बढ़ा देता है और अपनी जान और अपने पैसेंजर्स की जान को खतरे में डाल देता है। He so desperately wanted to be with his family and have that English breakfast he had been dreaming of all day that he took the risk of not going back. वो पूरे दिन उसी ब्रेकफास्ट और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ही फैंटेसाइज कर रहा था और वो वापस से पेरिस नहीं जाना चाहता था, वो लंदन जाकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो रिस्क ले लेता है, रिस्क ऑफ नॉट गोइंग बैक। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. अब हमें बताना है कि जब नैरेटर ने स्टॉर्म में सीधा अपने एरोप्लेन को बढ़ा दिया तब उसने क्या चीज एक्सपीरियंस करी। उसने देखा कि अब प्लेन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके हैं, ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस, उसका कंपास वर्क नहीं कर रहा था, ना ही रडार वर्क कर रहा था, नथिंग वॉज गोइंग वेल। और फिर अचानक से उसे वो दूसरा एरोप्लेन नजर आ जाता है जो कि उसको स्टॉर्म से बाहर निकालता है। ठीक है, यही लिखना है हमें। द नैरेटर वॉज फ्राइटेंड एज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। नैरेटर बहुत घबरा जाता है क्योंकि प्लेन के ऊपर उसका अभी कोई कंट्रोल नहीं था उस वक्त जब उसने स्टॉर्म में अपने प्लेन को बढ़ा दिया था।
He felt helpless as the compass and other instrument had stopped working. He was feeling helpless क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था. उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, प्लेन कहाँ मूव कर रहा है. He was feeling helpless. Nothing outside the aeroplane was visible when suddenly in the midst of nowhere an unknown plane was visible and the pilot was eager to help him. प्लेन के बाहर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे. ठीक है, अचानक से उसे एक दूसरा एरोप्लेन नजर आता है जिसका पायलट, तो दूसरे एरोप्लेन का पायलट हमारे पायलट की तरफ वेव करके इशारा करता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ. He wanted to help him. वो चाहता था कि उसे स्टॉर्म से बाहर निकाल दे. The narrator was panicking because there was very less fuel left, but somehow he managed to escape the storm with the help of the strange pilot who he could not thank. Narrator बहुत पैनिक कर रहा था क्योंकि एरोप्लेन में फ्यूल खत्म होते जा रहा था. मुश्किल से 5 या 10 मिनट और हवा में वो उड़ सकता था, उससे ज्यादा नहीं. और उसे रनवे अभी तक नजर नहीं आया था, उसे पता ही नहीं था वो है कहाँ पे. That's why he was panicking. लेकिन कैसे तैसे उस दूसरे पायलट की मदद से he was able to come out of the storm. लेकिन वो उसको थैंक यू नहीं बोल पाया क्योंकि कंट्रोल रूम की लेडी ने बताया कि हवा में आपके प्लेन के अलावा तो और कोई प्लेन ही नहीं था. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो नैरेटर ने ऐसा क्यों कहा that I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? क्योंकि स्टॉर्म में उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शन करना बंद कर दिए थे. ठीक है, और लैंड करने के बाद वो प्लेन को ऐसे ही छोड़कर जाने में बिल्कुल भी घबराए नहीं. सबसे पहले he wanted to thank that pilot. इस वजह से वो डकोटा को ऐसे ही छोड़कर उस पायलट से मिलने चले जाते हैं जिन्होंने उसको स्टॉर्म से बाहर निकाला. So we have written here, the narrator had landed at an unknown place as his compass and radar had stopped functioning in the storm. तो वो एक अनजान सी जगह पर लैंड कर जाता है क्योंकि उसका कंपास और रडार काम करना बंद कर देता है स्टॉर्म की वजह से. He was not scared to leave the place unattended and go to the control center to inquire about the mysterious plane which had helped him out of the storm. तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा. वो सीधा उस प्लेन को वहीं पर छोड़कर कंट्रोल रूम चला गया लेडी से ये पूछने के लिए कि हवा में मेरे प्लेन के अलावा कौन सा प्लेन था, उस प्लेन के पायलट को मुझे थैंक्स बोलना है. लेकिन स्ट्रेंजली कंट्रोल रूम से एक लेडी बताती है कि आपके प्लेन के अलावा तो हवा में कोई और प्लेन ही नहीं था. ओके, तो अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? तो उस कंट्रोल सेंटर की वुमेन ने नैरेटर को इतने अजीब तरह से क्यों देखा? क्योंकि जब नैरेटर कंट्रोल सेंटर में गया ये पूछने के लिए कि मेरे प्लेन के अलावा कौन सा प्लेन था हवा में, मुझे उसके पायलट को थैंक यू बोलना है क्योंकि उसी ने मुझे स्टॉर्म से बाहर निकाला. ये सुनकर कंट्रोल सेंटर की लेडी नैरेटर की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है क्योंकि हवा में उसके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन ही नहीं था. तो यही लिखना है हमें. The woman in the control center looked at the narrator strangely when he asked about the other pilot that helped him to escape the storm. उस कंट्रोल सेंटर की वुमेन ने नैरेटर को अजीब तरह से क्यों देखा? क्योंकि उसने पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे स्टॉर्म से बाहर निकलने में मदद करी है. तो ये सुनकर उसे अजीब लगा क्योंकि हवा में उसके अलावा तो कोई और प्लेन ही नहीं था. This is because there was no other plane in the sky during such bad weather. ठीक है, इतने खराब मौसम में उसके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन स्टॉर्म में नहीं था. अब हम अपना फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करने हैं. यहाँ पर अपने करें, लेकिन आप अगर आपके पास कोई और मतलब थॉट्स हैं तो आप अपने खुद से आंसर लिखिए. ठीक है, तो सवाल है कि आपको क्या लगता है नैरेटर को किसने हेल्प करी होगी वापस सेफली लैंड करने में, क्योंकि वहां पर कोई भी हवा में दूसरा पायलट नहीं था. ये चीज तो हमें पता चल गई, तो वो कौन था? ठीक है, आई थिंक कि वो नैरेटर की इमेजिनेशन होगी और उसका भ्रम होगा कि सामने एक और पायलट है, वो मेरा मदद करना चाह रहा है,
जबकि ऐसा कुछ था नहीं हकीकत में। तो ये सब उसकी इमेजिनेशन थी कि दूसरा पायलट मेरी मदद करना चाहता है, बट वो खुद स्टॉर्म से बाहर आया अपने खुद की कैपेबिलिटी की वजह से। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। इट वाज द पायलट्स ओन कंसाइंस व्हिच हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। उस पायलट ने खुद की मदद करी जिस वजह से वो स्टॉर्म से बाहर निकल पाया। देयर वाज नो अदर प्लेन आउट ऑन दैट स्टॉर्मी नाइट। उस तूफानी रात में कोई और प्लेन हवा में था ही नहीं, नैरेटर के प्लेन के अलावा। तो ये सब उसकी महज इमेजिनेशन थी। सो प्रोबेबली ही वाज हेलुसिनेटिंग। इट वाज हिज ओन कैपेबिलिटी एज अ पायलट व्हिच लेड हिम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड। तो अपनी खुद की कैपेबिलिटी की वजह से ही वाज एबल टू कम आउट ऑफ दैट स्टॉर्म। समझ आ गया? हमने पूरा लेसन डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।